अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास वेलकम बैक। चैप्टर 15 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स किए थे। आज जो है वो हम आखिरी 4 न्यूमेरिकल करेंगे, जिसके साथ हमारा ये चैप्टर फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उस लेक्चर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वो पिछले 4 न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व किए तो डू चेक दैट लेक्चर आउट। सो स्टेटमेंट है मेरे पास, न्यूमेरिकल है 15.5। ए कंपाउंड कंटेन्स बाय मैस 40% कार्बन, 6.71% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन। A 0.320 mole of this compound weighs 28.8 gram. Find molecular formula. देखो, लास्ट जो न्यूमेरिकल था ना, इससे पहला चौथा न्यूमेरिकल, उसके अंदर हमने इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना था और इसके अंदर हमारे पास मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट है। अब देखो, मॉलिकुलर फार्मूला का सबसे पहले तो फॉर्मूला समझ लो कि किस तरह से कैलकुलेट होता है, ताकि हमें पता चले भाई हम कर क्या रहे हैं। डन है। मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। ठीक है, अब अगर मुझे मॉलिकुलर फार्मूला कैलकुलेट करना है तो मेरे पास एन भी होना चाहिए और इंपेरिकल फार्मूला भी होना चाहिए। मेरे पास अगर मैं डाटा देखूं तो ना मेरे पास एन का डाटा गिवन है और ना ही इंपेरिकल फार्मूला, यानी कि मुझे दोनों वैल्यूज़ पहले कैलकुलेट करनी पड़ेंगी और बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा। तो अब एन क्या है? एन का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एन का फार्मूला हमारे पास होता है मोलर मैस ओवर इंपेरिकल फार्मूला मैस। तो मोलर मैस तो हमें पता है, चलो समझ आ जाएगी कि किस कंपाउंड का मोलर मैस क्या है। लेकिन इंपेरिकल फार्मूला मैस के लिए भी तो हमें इंपेरिकल फार्मूला चाहिए ना। अगर हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला ही नहीं है तो हम इंपेरिकल फार्मूला मैस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हमें इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंपेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करेंगे और फिर उस इंपेरिकल फार्मूला से इंपेरिकल फार्मूला मैस कैलकुलेट करेंगे और उस इंपेरिकल फार्मूला मैस की मदद से हम एन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एन का फार्मूला क्या है? चैप्टर के अंदर गिवन है। चैप्टर का सॉरी जो फॉर्मूला है वो है मोलर मैस ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैस। डन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, सही है। तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, शुरू शुरू में न्यूमेरिकल नंबर 4 जैसे ही लगेगा, क्योंकि उसके अंदर भी तो हमने इंपेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया था ना। अब इसके अंदर भी हम पहले इंपेरिकल फॉर्मूला ही कैलकुलेट करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे पास मैथ दिया हुआ है 40% कार्बन, 6.71% हाइड्रोजन और 53.3% ऑक्सीजन। अगर मैं एज्यूम कर लूँ तो कि मेरे पास जो कंपाउंड है उसका टोटल वजन 100 ग्राम है, तो मेरे पास ये जो मैसेज हैं ये ग्राम्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे कि गिवन डाटा मेरे पास क्या है, मैथ्स। कार्बन मेरे पास कितना आ जाएगा, 40 ग्राम्स। मतलब कि इस परसेंटेज को मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम के अंदर। ये एज्यूम करते हुए कि जो हमारे पास कंपाउंड है उसका टोटल मैस 100 है। तो कार्बन आ गया 40 ग्राम, हाइड्रोजन आ गया मेरे पास 6.71 ग्राम और लास्ट पर था मेरे पास ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वेट है जी, मैस है 53.3 ग्राम। अब मैंने आपसे कहा था कि मैस जो है उनको हम दो यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, ग्राम और नंबर ऑफ मोल। तो ग्राम के अंदर हमारे पास आ गया और अब हमने इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है। फॉर्मूला क्या होता है, मैस ओवर मोलर मैस, मैस ओवर मोलर मैस। तो अब इस मैस को मैं कन्वर्ट करने वाला हूँ नंबर ऑफ मोल्स के अंदर। तो किस तरह से कन्वर्ट करूँगा, कार्बन, कार्बन का क्या है मैस 40 और इसका मोलर मैस कितना होता है 12। ठीक है, उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे हम। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मैस है जी 6.71 और इसका एटॉमिक मैस या मोलर मैस होता है 1। इसको भी कैलकुलेट इधर करके इधर लिख लेंगे। और उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का है 53.3 मैस है और इसका जो मोलर मैस होता है वो होता है 16। अब इनको ज़रा कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 40 को 12 से तकसीम करेंगे तो आंसर विल बी 3.33। उसके बाद इसको 1 से डिवाइड करवाएंगे तो सेम लाइक दैट यही आंसर आ जाएगा। और 53.3 को जब मैं 16 से डिवाइड करवाऊंगा तो आंसर आएगा 3.33। ओके, तो मैसेज थे ग्राम के अंदर, उनको मैंने कन्वर्ट कर लिया नंबर ऑफ मोल के अंदर। ये वो चीज़ है जो हमने बहुत ज़्यादा दफ़ा प्रैक्टिस की हुई है, तो ये कुछ जो है वो मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, रूटीन का काम है। अब आपके पास 3 नंबर ऑफ मोल हैं, एक ये
और एक ये। अब हमने इन तीनों में से डिसाइड करना है स्मॉलेस्ट मोल कौन सा है। जो भी सबसे छोटा होगा उससे हमने डिवाइड करवा देना है तीनों को डिवाइड करवा देना है, ठीक है। तो मैं इधर लिख रहा हूँ डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट, ठीक है, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट आई ई, जैसा कि 3.33। अब मैं इसको भी डिवाइड करवाऊंगा, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो कार्बन को जब मैं डिवाइड करवाऊंगा तो क्या आएगा 1, क्योंकि 3.33 को 3.33 से करवाऊंगा तो 1 आएगा। उसके बाद 6.71 हाइड्रोजन को करूंगा तो अप्रॉक्सीमेटली 2, एंड देन अगेन 3.33 को मैं कैलकुलेट करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑक्सीजन को करवाऊंगा तो 1। तो हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन तीनों की रेशो क्या आ गई, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों की रेशो क्या आ गई 1:2:1। सही है। अब देखो ये हमारे पास सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था कि अगर इनमें से कोई भी आंसर पॉइंट के अंदर आएगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे फर्दर, लेकिन अगर पॉइंट के अंदर नहीं आ रहा, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के अंदर आंसर है, तो हमें वो स्टेप करने की जरूरत नहीं है ना। तो अब हम इसको इंपेरिकल फॉर्मूला में ऐसे लिख सकते हैं CHO, C और H के साथ 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन H के साथ क्या है 2। अब ये क्या है, ये है मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला, ठीक है। मैंने इंपीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है यहाँ पे, ये लो इंपीरिकल फॉर्मूला। तो अभी तक मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाली वैल्यू आई है। अब मैंने n कैलकुलेट करने हैं। n कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस और मोलर मैस। तो इंपीरिकल फॉर्मूला मैस किस तरह से कैलकुलेट होगा, देखो कार्बन, कार्बन का मोलर मैस कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, लेकिन हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 हैं तो 1 को 2 से ज़रब दे दो 2, ऑक्सीजन का 16, तो 12 जमा 2 जमा 16, यानी कि 12 और 2 14, 14 जमा 16 कितना हो जाएगा 30। तो मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला ये है और इंपीरिकल फॉर्मूला मैस कितना है 30। तो मैं इधर इस तरह से मेंशन कर लेता हूँ इंपीरिकल फॉर्मूला मैस, इंपीरिकल फॉर्मूला मैस 30 है ना, ऐसे बता दो कार्बन का 12, H2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो ये टोटल आ गया मेरे पास 30। अब n के लिए हमें इंपीरिकल फॉर्मूला मैस तो मिल गया, अब हमें चाहिए मोलर मैस। मोलर मैस, अब देखो यही वाला फॉर्मूला मैंने कहा था ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू मैस ओवर मोलर मैस। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल भी गिवन है, ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है, नंबर ऑफ मोल भी गिवन है और उसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी गिवन है, वेट 28.8 ग्राम। मतलब कि हमारे पास मैस जो है वो मोल के अंदर भी है, ग्राम के अंदर भी है। तो हम इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, किसके अंदर मोलर मैस के अंदर। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो फॉर्मूला होता है ना वो ये होता है, मोलर मैस कैलकुलेट करना है ना, मोलर मैस कैलकुलेट करने का हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मैस इन ग्राम ओवर नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। पहले क्या होता था, नंबर ऑफ मोल इधर होता था, मोलर मैस इधर होता था, क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना होता था। लेकिन इस बार तो हमें मोलर मैस कैलकुलेट करना है ना, तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि मैस कितना है हमारे पास, मैस हमारे पास कितना है 28.8 ग्राम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.8, ये गिवन है, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल कितने हैं ये भी गिवन है 0.320, 0.320। अब इन दोनों को डिवाइड करवाओ और मुझे बताओ कि आंसर क्या आता है 28.8 डिवाइडेड बाय 0.320, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 90 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलर मैस है तो इसका यूनिट हमेशा क्या होता है 90 ग्राम पर मोल। देखो ना ये ग्राम के अंदर होता है और ये मोल, ग्राम पर मोल। तो मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला मैस आ गया 30, मोलर मैस आ गया 90। तो अब मैं n कैलकुलेट कर सकता हूँ, n, n का फॉर्मूला क्या था मोलर मैस ओवर इंपेरिकल फॉर्मूला मैस, पहले आएगा मोलर मैस नीचे आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला मैस, इन दोनों को डिवाइड करवाओ आंसर क्या आ जाएगा n का 3। अब ये रहा ये चीज n आ गया 3, इंपेरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ गया CH2O। अब ये जो 3 आया है ना ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और इसके साथ, करके देखें
यहाँ पर आ जाएगा, मैं यहाँ पे इसको करता हूँ, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब देखो ज़रा, मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ, एन की जगह पे मैं लिखूंगा 3 क्योंकि एन की वैल्यू आई है 3 और एम्पिरिकल फॉर्मूला था हमारे पास CH2O। अब ये जो 3 है ना, ये कार्बन के साथ क्या है 1 है, तो ये कार्बन 1 3 से मल्टीप्लाई होकर आ गया 3। उसके बाद हाइड्रोजन के साथ 2 है, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 6, और ऑक्सीजन के साथ भी 1 है, 1 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3। तो ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। ये जो हमने पूरे का पूरा फॉर्मूला जो न्यूमेरिकल किया है वो किया है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैलकुलेट करने के लिए। डन है, सारी की सारी चीज़ें हमने रिवाइज करी हुई हैं, ठीक है। बस चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिटेल के अंदर चली गई आप लोगों के लिए, ठीक है। अब क्योंकि हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ देखे हैं, आप चाहो तो इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लो और फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। तो ये आई गेस सबसे लेंथी न्यूमेरिकल यही है। इतने ज़्यादा लेंथी न्यूमेरिकल्स जो हैं वो फर्दर नहीं होंगे क्योंकि इसके अंदर हमें ये भी कैलकुलेट करना था, ये भी, और फिर मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए अलग कैलकुलेशन थी। तो ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो यही है। नेक्स्ट चलते हैं न्यूमेरिकल 15.6 की तरफ। स्टेटमेंट है हमारे पास 15.6 न्यूमेरिकल की, ठीक है। इक्वेशन दी हुई है, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ये दोनों जो है वो कंबाइन करके हमारे पास बनाते हैं अमोनिया गैस। NH3 किसका फॉर्मूला होता है, अमोनिया का। हमारे पास जो है वो इन दोनों का मैथ दिया गया है कि हाइड्रोजन जो है वो आपके पास 12 ग्राम है और नाइट्रोजन 64 ग्राम है, सही है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होगा, व्हाट विल बी दी लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कैलकुलेट करने, क्विक सा रिकैप दे देता हूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट दरअसल किसी भी रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं ना, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स। अब जो दो चीज़ें मिलकर प्रोडक्ट बनाती हैं उन चीज़ों को हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब इन रिएक्टेंट्स में से हमेशा एक रिएक्टेंट कम मिकदार के अंदर होता है और एक रिएक्टेंट ज़्यादा मिकदार के अंदर होता है, ठीक है। जिसकी मिकदार कम होती है ना उसको हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, और लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की पैदावार या यील्ड कितनी होगी, ठीक है। तो हमने डिसाइड करना है भाई हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नाइट्रोजन, मतलब इस इक्वेशन से हमें ये पता चलाना है कि इन दोनों में से कम मिकदार में कौन सा अवेलेबल है। डन है, दो चीज़ें हमें सिर्फ गिवन है, 64 ग्राम और 12 ग्राम। स्टार्ट करते हैं। मैस ऑफ हाइड्रोजन एंड मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये है मेरे पास 12 ग्राम और ये है 64 ग्राम। ग्राम के अंदर है मैस, ठीक है। इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करते हैं। नंबर ऑफ मोल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल में मैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगेन मैस ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन, ठीक है। मैस ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल में कैलकुलेट करना है, मैस ओवर मोलर मैस, मैस है 12 ग्राम और मोलर मैस हाइड्रोजन का एक होता है लेकिन इसके 2 एटम है तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। इनको डिवाइड करवाओ 6 मोल। उसके बाद मैस ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ नाइट्रोजन कितना है हमारे पास 64 और नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14, लेकिन ये 2 एटम्स हैं तो ये कितना हो जाएगा 28। 64 को 28 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 2.29 मोल। ओके, तो हमने मैस हमारे पास ग्राम के अंदर थे, हमने उनको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, हम ग्राम से ना आइडिया नहीं लगा सकते, नंबर ऑफ मोल से हमें पता चलेगा। अब आप ऐसा कह सकते हो कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ना, सॉरी ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ना, ये कितना है हमारे पास 6 मोल हैं इसके, और इस नाइट्रोजन के कितने हैं 2.29 मोल। तो क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब कि ये जो 3 मोल हैं हाइड्रोजन के 3 मोल हैं और इस नाइट्रोजन के कितने हैं हमारे पास नजर आ रहे हैं, नाइट्रोजन के साथ क्या लिखा हुआ है 1, तो इस हाइड्रोजन के 3 मोल को नाइट्रोजन के कितने मोल चाहिए, सिर्फ 1, ठीक है। और अगर मैं कह रहा हूँ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो जरा सोचो, कॉमन सेंस, 6 हाइड्रोजन को कितने मोल चाहिए होंगे नाइट्रोजन के, 2, है ना। 3 मोल को 1 मोल चाहिए, 6 मोल को 2 मोल चाहिए, मतलब कि हमेशा हाइड्रोजन डबल चाहिए हमें। ज़रा चेक करो हमारे पास इस वक्त कितने मोल हैं नाइट्रोजन के,
2.29 मोल अवेलेबल है, ठीक है। ये हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हमें सिर्फ चाहिए कितने थे, हमें कितने चाहिए थे, 6 मोल के लिए हमें कितने चाहिए थे। देखो ना, हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल है। मैंने आपको कहा कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के लिए हमें कितने नाइट्रोजन चाहिए, एक, है ना। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं टोटल, 6 मोल। तो 6 मोल के लिए तो हमें सिर्फ 2 मोल चाहिए थे नाइट्रोजन के। अगर यहाँ पे 6 होता तो यहाँ पे हो जाता 2, इक्वेशन बैलेंस रखने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 6 होता तो हमें 2 चाहिए थे, और हमारे पास 6 हैं हाइड्रोजन, तो हमें नाइट्रोजन चाहिए थे सिर्फ 2 मोल। लेकिन हमारे पास टोटल कितने हैं, 2.29, मतलब जितने हमें चाहिए थे नाइट्रोजन उससे ज़्यादा है। और लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होता है, जो कम मिकदार के अंदर हो, राइट। तो अब ज़्यादा मिकदार के अंदर क्या है, नाइट्रोजन, तो कम मिकदार के अंदर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन। जरा देखो, आपने एग्जामिनर को बताना भी तो है ना, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हमने कहा कि आपने जो एग्जामिनर ने जो इक्वेशन दी उसके लिहाज से अगर मुझे अमोनिया के 2 मोल्स बनाने हैं अमोनिया गैस के, तो मुझे 2 चीज़ें चाहिए, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अगर 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन होंगे तो मुझे 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन चाहिए। तो मैं इधर लिख सकता हूँ इस तरह से, इस तरह से मैं लिख लूँ, 3 मोल हाइड्रोजन नीड्स 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। यही बात है ना, इक्वेशन के अंदर यही कहा गया है। तो खुद सोचो, अगर इक्वेशन को बैलेंस रखना है, ये 3 है, सही है, और यहाँ पे है सिर्फ और सिर्फ 1। तो अगर यहाँ पे 6 हो जाएं तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, मतलब इस 3 को भी मैं 2 से ज़रब दे दूँ, और यहाँ पे जो 1 है उसको भी मैं 2 से ज़रब दे दूँ। तो अगर ये 3 की जगह 6 हो जाएं तो ये 1 की जगह कितने हो जाएंगे, 2। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन को 1 मोल चाहिए, और 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन को कितने चाहिए होंगे, 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन नीड 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अब हमारे पास 6 मोल हैं, हमने जो कैलकुलेट किया ना हाइड्रोजन का, हमारे पास है 6 मोल। तो 6 मोल के लिए हमें कितना नाइट्रोजन चाहिए था, सिर्फ 2 मोल। लेकिन हमारे पास 2 मोल नहीं है, बल्कि 2.29 मोल है, मतलब हमारे पास ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं, हम इस तरह से कह सकते हैं कि अवेलेबल N2 जो हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल N2 equals to 2.29 mole, which is more than required, मतलब जितना चाहिए था उससे ज़्यादा है, which is more than required. Hence, H2 is limiting reactant. सही है। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी उसके अंदर 2 रिएक्टेंट्स थे, उन दोनों रिएक्टेंट्स में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। हमें जो मैसेज दिए होते हैं ना वो ग्राम के अंदर होते हैं, हम ग्राम के अंदर फैसला नहीं कर सकते, हमें उनको पहले मोल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई कौन सा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, सही है। आपकी बुक के ऊपर जो है ना टोटल 3 स्टेप्स दिए हुए हैं कि हाउ टू कैलकुलेट लिमिटिंग रिएक्टेंट। वहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स के अंदर भी इसको स्टडी किया था, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। मैं चाहता हूँ कि आप उसको एक दफ़ा वो 3 स्टेप्स भी देख लो और फिर ये न्यूमेरिकल दोबारा से ट्राई करो, वेरी इजी न्यूमेरिकल, ओके। तो मूव करते हैं हम अपने सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ, 15.7। न्यूमेरिकल नंबर 15.7 है हमारे पास, इसकी ज़रा स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर हमारे लिए कौन कौन सा डाटा गिवन है। सो when 305 gram of silver nitrate is reacted with excess of magnesium chloride, देखो इस लाइन के अंदर हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट का मैस गिवन है 305 ग्राम्स, मतलब कि मैस गिवन है ग्राम के अंदर। और जब ये मैस ग्राम के अंदर गिवन होता है, हम उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, नंबर ऑफ मोल, राइट। इट प्रोड्यूसेस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मतलब कि जब सिल्वर नाइट्रेट मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट पैदा होता है, लेकिन कितना, 23.7 ग्राम। मतलब उसने बता दिया कि हमारे पास इसकी मिकदार, इसकी क्वांटिटी कितनी आई है, 23.7, मतलब कि ये एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल यील्ड है, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला याद है आपको, हमने कहा था कि एक्चुअल यील्ड
डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अगर हमें परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है तो हमें सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, एक तो एक्चुअल यील्ड और एक थियोरेटिकल यील्ड। अब ये जो 23.7 ग्राम है ना, ये है हमारे पास एक्चुअल यील्ड कि कितनी हमारे पास यील्ड थी, ठीक है, प्रोडक्ट कितनी यील्ड के अंदर हमारे पास मौजूद था 23.7 ग्राम। अब थियोरेटिकल यील्ड हमने सिर्फ और सिर्फ निकालनी है और उसके बाद हमने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है एंड दैट्स ऑल। तो अब हमने जितनी भी वर्किंग करनी है ना, वो सारी की सारी थियोरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए करनी है, डन है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, इनका मोलर मैस जो है वो आपने नोट करना है, अपनी बुक के ऊपर मेंशन कर लो, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट का मोलर मैस हमारे पास होता है 170 ग्राम पर मोल, और उसके बाद हमारे पास जो मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मैस होता है वो होता है 148 ग्राम पर मोल, ठीक है। क्वेश्चन शुरू करते हैं, मैं इधर लिखता भी जाऊंगा, सही है। तो सबसे पहले हमारे पास है मैस, मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अच्छा, एजी जो है वो सिल्वर का सिंबल है, डन है। मैस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, मैस है हमारे पास 305 ग्राम्स। हमने इसको नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैस ओवर मोलर मैस। मैस है हमारे पास 305 और मोलर मैस, सिल्वर नाइट्रेट का मोलर मैस होता है 170, ठीक है। या आपको ये वाली चीज़ याद रखनी पड़ेगी। अब 305 को डिवाइड करवाओ 170 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1.79 मोल, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब हमने इक्वेशन के अंदर देखना है जो हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल्स हैं हमारे पास, 2 मोल हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड के कितने मोल हैं, 1 मोल है। और मैग्नीशियम नाइट्रेट के हमारे पास कितने मोल हैं, 1 मोल है। और सिल्वर क्लोराइड के कितने मोल हैं हमारे पास, 2 मोल है। हमारे पास जो उसने सवाल में बात की है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट की बात करी है। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसके 2 मोल मिलकर 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट पैदा कर सके, तो क्या ये सही है। मैं इसको दोबारा से रिफ्रेज करता हूँ अपनी बात को। मैं कह रहा हूँ कि अगर हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट का 1 मोल चाहिए, तो उस 1 मोल के लिए हमें कितने सिल्वर नाइट्रेट के मोल देने पड़ेंगे, 2, ठीक है। तो अगर 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट पैदा कर रहे हैं, तो मुझे बताओ कि 1.79 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट कितने मैग्नीशियम नाइट्रेट को पैदा कर सकेंगे, ठीक है। देखो, इस तरह से लिखें, इस तरह से हम इसको लिखते हैं कि 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, यही बात, 2 मोल ऑफ सिल्वर नाइट्रेट प्रोड्यूसेस इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मुझे बताओ, 2 मोल की बजाय अब हमारे पास कितने हैं, 1.79। अब मैं चाहता हूं कि भाई मुझे पता चले कि 1.79 में कितने आएंगे, कितने मोल जो हैं वो बनेंगे। तो मैं उसको किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, सिंपल है, मैं करूंगा 1.79 को 2 से डिवाइड, 1.79 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये क्या है, ये है मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट 1.79 डिवाइडेड बाय 2, इसको कैलकुलेट करना ज़रा, क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, 0.895 मोल, 895 मोल। देखो, अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास 2 मोल होंगे तो हमारे पास 1 मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोल बनेगा, लेकिन अगर हमारे पास 1.79 मोल होंगे तो कितना बनेगा, 1 से तो कम बनेगा ना, क्योंकि 2 से तो 1 बन रहा है, तो 1.79 से कितना बनेगा, 0.895 मोल। अब जरा लॉजिक सुनो कि मुझे ये काम करना क्यों पड़ा। ये तो रूटीन का काम है ना भाई, मैथ्स दिया हुआ था, ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लिया, कोई नई बात नहीं है। ये वाला काम हमने क्यों किया, ये वाला काम हमने इसलिए किया कि भाई हमें पता चल जाए कि 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट जो है वो कितना बनेगा। जब हमें 1 मोल का पता चल जाएगा ना, 1 मोल का, तो हम 148 मोल्स का भी पता चला लेंगे। अब 148 क्या है, ये मोलर मैस है, मैग्नीशियम नाइट्रेट का मोलर मैस 148।
तो अगर एक होगा तो उससे ज़्यादा जो है वो हम 148 का टोटल भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे जो है ना मैं मोलर मैस लिखने वाला हूँ मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ठीक है, ताकि हमें जो है ना टोटल थ्योरेटिकल यील्ड मिल जाए। मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब ये होता है हमारे पास 148 ग्राम पर मोल। डन है। अब देखो 148 ग्राम पर मोल ये हमारे पास मोलर मैस है और हमें पता है कि एक मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट में कितने होते हैं 0.895, ठीक है। अब अगर एक में 0.895 होते हैं तो 148 में कितने होंगे, सिंपली 148 को 0.895 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। तो अब मैं थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने वाला हूँ। थ्योरेटिकल यील्ड, ये रहा थ्योरेटिकल यील्ड equals to 0.895 into 148, 895 into 148 equals to ये आ जाएगा 132.46 ग्राम। अब ये थ्योरेटिकल यील्ड है, मतलब कि अगर हम कैलकुलेट करें ना तो कैलकुलेशंस के हिसाब से तो इस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम नाइट्रेट है वो कितना बनना चाहिए, वो बनना चाहिए 132.46 ग्राम। लेकिन जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 23.7 ग्राम बनता है। तो अब हमने इसकी एफिशिएंसी चेक करनी है कि भाई परसेंटेज यील्ड क्या निकली है, हम कितना सोच रहे थे, कितना हमने कैलकुलेट किया था कि हमें मैग्नीशियम नाइट्रेट मिले और हमें कितना मिला, तो हमने उसकी परसेंटेज निकालनी है, ठीक है। अब देखो परसेंटेज यील्ड बहुत ईजी है। परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड को हम ऊपर रखेंगे। एक्चुअल यील्ड हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 23.7 ग्राम्स, तो 23.7 ऊपर और नीचे क्या आ गया 132.46 ग्राम, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। डन है। अब इसको जो है ना डिवाइड करवा के मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपके पास तकरीबन 18% आ जाएगा, मतलब 17.9%। ये है हमारी परसेंटेज यील्ड, ठीक है। अब देखो क्विक सा रिकैप करवा रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। आपके पास जो है ना क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा के अंदर सिर्फ दो चीज़ें गिवन है, एक तो है मैस और एक है एक्चुअल यील्ड। कैसे पता चला एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि बता दिया कि सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ने कितना प्रोड्यूस किया 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है, इतना उन्होंने पैदा किया है। तो मतलब कि एक्चुअल है ना, ये रियल अमाउंट बता दी गई। तो और पूछा गया है परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करो। परसेंटेज यील्ड के अंदर होती दो चीज़ें, एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप सोचना है, वरना इनको रट्टा नहीं लगाना प्लीज़, ठीक है, वरना हमारा पर्पस ही फॉत हो जाएगा इन सब पे इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। देन अब हमने ये जो सारे का सारा काम किया ना थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए किया है। थ्योरेटिकल यील्ड जैसे ही हमें मिल गई हमने डायरेक्ट डिवाइड करके आंसर निकाल दिया, सही है। चलो मूव करते हैं हमारे लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ विच इज़ वेरी इजी न्यूमेरिकल, ठीक है। 15.8, एक सैंपल है हमारे पास मेटल का, उसका जो टोटल मैस है वो है 3.66 किलोग्राम, और उस 3.66 किलोग्राम के सैंपल के अंदर 2.45 किलोग्राम गोल्ड है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास एक सैंपल है, मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का, उस मिक्सचर का टोटल वजन 3.66 किलोग्राम है, मतलब 3.5 किलो से थोड़ा ज़्यादा। और उस मिक्सचर के अंदर सैंपल के अंदर हमारे पास 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड है। अब हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज प्योरिटी, मतलब कि हाँ ये जो सैंपल है जिसका वजन टोटल 3.66 ग्राम है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है, मतलब ये कितना खालिस है। देखो जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना छोटी वैल्यू ऊपर आती है बड़ी वैल्यू नीचे आती है, ठीक है। परसेंटेज जेनेरिक रूल है, हमेशा ऐसा नहीं भी होता, ठीक है। तो परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है हमने, सॉरी परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करनी है हमने, बहुत ईजी है। परसेंटेज प्योरिटी इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हमारे पास होगा प्योर मैस डिवाइडेड बाय टोटल मैस इक्वल्स टू 100, टोटल मैस इक्वल्स टू 100। अब प्योर मास हमारे पास कितने हैं, प्योर मैस है हमारे पास 3, प्योर मैस है 2.45, क्योंकि वो प्योर है ना गोल्ड है 2.45, और टोटल कितने हैं 3.66। अब इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दो और आपके पास आंसर आ जाएगा अराउंड 67% और एग्जैक्ट 66.9%। ये है आपके पास परसेंटेज ऑफ प्योरिटी, मतलब कि इस किलोग्राम सैंपल के अंदर कितना खालिस सोना मौजूद है, कितने परसेंट सोना मौजूद है इसके अंदर
66.9%, मतलब तकरीबन 67%। सो 10th क्लास यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 स्टोशियोमेट्री ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, होपफुली चैप्टर नंबर 17। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अगर आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हुई हो इन न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्टली, और आप फीडबैक दे सकते हो कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ आई, नहीं आई, तरीका आसान था, मुश्किल था, मेरी स्पीड सही थी या नहीं, एंड ऑल दैट। फील फ्री टू प्रोवाइड फीडबैक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।